20 को देखते हैं हम। 20 हमारा जी जी। व्हाट इज नॉट ए सर्विस बिजनेस, ये दोबारा भी देख सकते हैं, खैर होती है। कौन सा इसमें सर्विस बिजनेस जो है वो नहीं है। हेयर ड्रेसर, सैलून, अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस, सुपरमार्केट या कंप्यूटर रिपेयर शॉप। तो कंप्यूटर रिपेयर शॉप जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ सर्विस बिजनेस, वो हमारा सर्विस बिजनेस नहीं है। तो सुपरमार्केट इज द आंसर ऑफ 20th, because supermarket is not a service business, it is engaged in buying and trading of goods. The financial year of Peter ends on 30th September. On 1st August, Peter received rent 1000. This covered the period from 1st July to 30th November. Which entry will be made in Peter's statement of financial position on 30th September 2020? यानी 2020 में कौन सी एंट्री हम पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? 1 अगस्त को पीटर ने रिसीव किया रेंट 1000 which covers the rent from July to November. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इट मींस 2 मंथ रेंट जो है वो आपका क्या है, प्रीपेड है। अगर जुलाई टू नवंबर के महीने आप काउंट करने की कोशिश करें तो वो बनते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स। 1000 को डिवाइड करें 5 से तो आपका आ जाएगा 200 आपका आएगा। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो आपके पास जो है, तो हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि 1000 को डिवाइड करेंगे आप 5 से, क्योंकि ये मंथ कितने बनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स। 1000 डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स यू 200। 200 को मल्टीप्लाई करें आप किससे, 2 से, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने की जो आपने पेमेंट की है वो प्रीपेड है। तो करंट एसेट आपके आएंगे 400। Which entry will be made in the Peter statement of financial position on 30th September? That will be current asset 400. 200 multiplied by 5, sorry 200 multiplied by 2, तुम्हारे पास 400 जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। जी, तो आगे हम चलते हैं इससे, नेक्स्ट हम देखते हैं हम इसके आगे हमारा जो है वो क्या आता है। तो नेक्स्ट है जी हमारा अम्मार सरफराज बच्चा कौन है क्लास में, काइंडली कैन यू स्पीक अप? सर जी ये मैं हसान हूँ, मैं दूसरे फोन से जरा बोले रहा हूँ। अच्छा ओके 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 सॉरी। अच्छा 22 देखते हैं जी। In addition to a share of the profit, a partner receives interest on capital as salary and is charged interest on drawing. How are these recorded in the ledger accounts of the partner? यानी पार्टनर्स के लेजर अकाउंट में कैसे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट के अलावा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव कर रहे हैं, सैलरी रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक तो वो प्रिपरेशन अकाउंट में आता है, दूसरा वो करता है क्रेडिट करता है किसको, करंट अकाउंट को। बेटा जब ये सब चीजें विच आर रिलेटेड विद द प्रॉफिट, दीज थिंग्स विल बी डिसबर्स्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड विल गो टू द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, फिर सैलरी की वजह से भी करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से करंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी इज द आंसर। क्रेडिट करंट अकाउंट, फिर क्रेडिट सैलरी के लिए भी क्रेडिट करंट अकाउंट, और डेबिट करंट अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर दी हुई 26,800, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 4200 का है, डेप्रिसिएशन दी हुई 1500 की, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है 12,600 और वेजेस दी हुई आपको 3200 की। व्हाट वाज द टोटल इनकम फॉर द ईयर? हमारी टोटल इनकम जो है वो साल की जो है वो कितनी होगी? तो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल इनकम फॉर द ईयर? कोई भी बच्चा बता सकता है अगर बताना चाहे तो। जी सर टोटल इनकम होती है सर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। जी सर मैं आपको ऐड करेंगे और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है वो भी हम ऐड करेंगे। तो 26,800 प्लस 4200 हम इन दोनों को मिला 31,000। 31,000 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 31,000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 24 में हम A club was formed on 1st July 2019. During the year ended 30th June 2020, subscriptions received from members total 2500 है। हाँ जी है जी कितनी? ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर जो है 2500, ये आपकी बेसिकली कैश फिगर है।
तो कैश आपको रिसीव हो रहा है. दिस इंक्लूडेड 120 पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 30th June अमाउंटिंग टू 280 है. हाउ मच वाज रिकॉर्डेड फॉर सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड. तो बेटा आपको इसमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो मैं आपके सामने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो है वो बनाता हूं और वो हम देखते हैं. सब्सक्रिप्शन अकाउंट वो हमें डेवलप करना पड़ेगा. इसके लिए हम बना लेते हैं. सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में हम देखते हैं, सबसे पहले आपका बेटा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स टोटल 2500. तो कैश फिगर आपको दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज गोइंग टू बी 2500 आपकी आ जाएगी. उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है दिस इंक्लूड 120 पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अगले साल का 120 सब्सक्रिप्शन है जो आपने एडवांस में क्या कर लिए, बेसिकली रिसीव कर लिए. पेड इन एडवांस मतलब फ्रॉम मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बेसिकली रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज 120. वो आपकी क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी प्रीपेड कैरिड डाउन. मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपेड कैरिड डाउन बनेगा, 120 प्रीपेड कैरिड डाउन में आपका आएगा. उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 30th June अमाउंटिंग टू 280. और इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है रूट कैरिड डाउन वो 280 है. वो आपकी इधर आ जाएगी रूट कैरिड डाउन के नाम से आ जाएगी 280. इसका हम टोटल कर देंगे हम, और टोटल में से हम माइनस कर देंगे 120 आपका, तो आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर 2660 2500 प्लस 280 जी माइनस 120. तो 2660 आपका आंसर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक होगी जी बात. देखिए दोबारा इस पे जरा गौर कर लें. सब्सक्रिप्शन रिसीव जो किया आपने कैश की सूरत में वो 2500 है. जो प्रीपेड कैरिड डाउन है वो आपका कितना है, प्रीपेड कैरिड डाउन आपका 120 है विच इज पेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ये आपकी लायबिलिटी है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे आ रहा है प्रीपेड कैरिड डाउन. ये बेसिकली क्या है, इन एडवांस ब्रॉट डाउन. ये बेसिकली क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस है. उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 30th June वो 280 की है. वो आपकी आ जाएगी एक्रूड कैरिड डाउन के नाम से 280. दोनों साइड्स का बड़े डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर जो है वो निकल आएगी. नेक्स्ट देखते हैं हम. एंथनी डज नॉट कीप ए फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. He knows his opening and closing cash balance and wishes to calculate his cash sales. Which item does Anthony not need in order to calculate his cash sales? कौन सा आइटम ऐसा है जो कैश सेल्स निकालने के लिए बेसिकली इस्तेमाल नहीं होगा. कैश बैंक्ड है, कैश डिस्काउंट है, कैश ड्राइंग्स है या कैश एक्सपेंसेस हैं. कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कैश निकालने के लिए इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा. वो आपका अकाउंट बेटा कौन सा है, वो है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कैश सेल्स निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा. क्यों सर, क्योंकि बेटा कैश डिस्काउंट की जो एंट्री हम पास करते हैं ना वो क्या होती है, वो मैं आपको बता के करने जा रहा हूँ. एंट्री कैश डिस्काउंट की क्या होगी बेटा, ए डेबिट, सपोज कर रहा हूं मैं, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट, डेबिट भी हो सकता है बेटा. जब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा कैश का, तो कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से. ऐसी है ना, डिस्काउंट का कोई ताल्लुक नहीं है कैश के साथ. कैश क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो कैश अकाउंट के अंदर नहीं आएगी. डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो कैश अकाउंट के अंदर नहीं आएगी. उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. इसीलिए इसमें कैश डिस्काउंट जो है ना वो हमारा आंसर है. तो कैश डिस्काउंट को हम शामिल नहीं करते कैश की सूरत में. क्यों सर, क्योंकि कैश अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव आता ही नहीं. कैश अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड आता ही नहीं है. ये बात आपने जहन में याद रखनी है कि कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव कैश अकाउंट में नहीं आता. कैश बैंक तो आएगा किस साइड पे, क्या क्रेडिट साइड पे. कैश ड्राइंग्स आएंगे किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे. कैश की कैश एक्सपेंसेस भी आएंगे क्रेडिट साइड पे, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, उसका कैश अकाउंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता. A trader has not maintained a full set of accounting records. How can she calculate the credit sales for the year? क्रेडिट सेल्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, ये मैं अकाउंट आपको साथ बना के दिखा रहा हूँ तो आपको बात समझ आए कि हम क्रेडिट सेल को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं. क्या मैं बनाऊंगा भला जी, SLCA जो है वो आपके सामने
बना दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। एसएलसी में क्या होता है बेटा, इधर आपका आता है ब्रॉट डाउन, इधर आपका आता है कैरिड डाउन, इधर आपका आता है रिसीव। सर एसएलसी उलट होता है सर, ये पीएलसी बना रहे हैं सॉरी मैंने गलत सर, सेल एज कंट्रोल अकाउंट। जी 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 जी। एसएलसी में क्या होगा, आपका ब्रॉड डाउन इधर आ जाएगा, आपका कैरिड डाउन आपका इधर आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है ना बेसिकली। इधर आपका आ जाएगा जी क्रेडिट सेल्स, जो कि हम इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने फाइंड करनी है, और इधर आपका आ जाएगा रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो पैसे मिल गए। अगर इसको आप पोस्ट करें तो कैसे करेंगे आप, रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर यहाँ पे आ गया, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ये भी ऐड हो गए, माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो आपकी क्रेडिट सेल्स जो है वो आ जाएंगी। डिस्काउंट अलाउड भी है, वो भी इस साइड पे आएगा बेटा, वो भी लिख लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ है आपको। तो क्या फार्मूला बना, रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ठीक है जी, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस डिस्काउंट अलाउड माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। डी इज गोइंग टू बी द आंसर, डी आंसर है इसका। A trader has not maintained a full set of accounting records. Credit sales हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका आंसर है डी, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स प्लस डिस्काउंट अलाउड प्लस कैरिड डाउन माइनस ब्रॉट डाउन, तो आपकी क्रेडिट सेल्स जो है वो आ जाएंगी। यानी क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और मजीद अगले पार्ट में क्या हमसे वो पूछता है, यानी 27 में। A trader made the following forecast for the business for the next financial year. Average inventory दी हुई है, rate of inventory turnover दिया हुआ है, markup दिया हुआ है 25%. What are the forecasted sales for the next financial year? आपने sales basically find करनी है कि sales हमारी क्या होंगी। sales find करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, किसका बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर का। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स of sales divided by average inventory, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है हमारी, नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 80,000, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है 6, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जो कि हमें कितनी दी हुई है 80,000 की। एवरेज इन्वेंट्री हमें दी हुई है 80,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी 80,000 इंटू 6, ये आपकी आ जाएगी 4,80,000। Now you can calculate sales easily. It is cost plus gross profit. Sorry, cost plus gross profit. If you want to calculate sales. और ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, उसकी तरफ हम गौर करते हैं। वो उसने हमें मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप कितना दिया हुआ है उसने हमें क्वेश्चन में। मार्कअप क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे जो मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट, और वो कितना है 25%। यानी कॉस्ट का 25% हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि 4,80,000 की है, इसका 25% जो है वो हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि आपका कितना आ जाएगा 1,20,000। अब सेल्स आप निकाल लेंगे, कॉस्ट कितनी है 4,80,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, तो आपके पास सेल्स का आंसर आ जाएगा, दैट इज 5 लाख। देखते हैं जी 5 लाख आंसर है या नहीं है हमारा। ये हमारे पास 5 लाख आंसर सर 600,000 आता है, सॉरी 600,000 है जी जी, 6 लाख आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर सेल्स। फोरकास्ट सेल्स भी हमने फाइंड आउट कर ली। 27 एमसीक्यूज हमारा इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स करंट रेशियो। देखिए ईयर 1 में 2.3 रेशियो 1 है, फिर 2.4 हो गई है, फिर 2.5 हो रही है, करंट रेशियो बढ़ गई है, बढ़ रही है हमारी। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रेशियो बढ़ती कैसे बेटा, ये बहुत जरूरी है। देखें रेशियो का फॉर्मूला होता है एसेट्स सर सी होगा इसका आंसर, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए नहीं आप इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी भी रेशियो के अंदर जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली जो फिगर है, अगर वो बढ़ रही है
तो रेशियो इंक्रीज करेगी, और नीचे वाली फिगर जो कि यहाँ करंट लायबिलिटीज है, अगर वो कम हो रही है तो भी रेशियो इंक्रीज करेगी। ऊपर वाली फिगर बढ़ रही है तो रेशियो इंक्रीज करेगी, नीचे वाली फिगर कम हो रही है तो रेशियो इंक्रीज करेगी। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमारी रेशियो बढ़ रही है। अगर रेशियो बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है कि करंट एसेट्स में या तो इजाफा हो रहा है या करंट लायबिलिटी में कमी हो रही है। तो व्हाट वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द रेशियो? इन्वेंटरी इज डिक्रीजिंग, दैट इज रॉन्ग। अदर पेबल्स आर इंक्रीजिंग, दैट इज आल्सो रॉन्ग। अदर रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग, अगेन दैट इज रॉन्ग। ट्रेड रिसीवेबल्स आर डिक्रीजिंग, दैट इज राइट। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करने से आपके करंट एसेट्स डिक्रीज करते हैं, और करंट एसेट्स डिक्रीज करने से आपकी रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की रेशियो का आंसर ट्रेड रिसीवेबल्स आर। सर हमारी रेशियो इंक्रीज नहीं हो रही, सर हमारी रेशियो 2.5 2.3 से 2.5 हुई है। इंक्रीज हो रही है। रेशियो हमारी इंक्रीज हो रही है, तो करंट एसेट्स को सी आंसर। अदर रिसीवेबल्स होगा जी, अदर रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग, क्योंकि करंट एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं। देखें, इसको हर एक पॉइंट को भी देख लेते हैं। इन्वेंट्री इज डिक्रीजिंग का मतलब है रेशियो कम होगी। अदर पेबल्स आर इंक्रीजिंग का मतलब भी है रेशियो कम होगी। अदर रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग का मतलब है रेशियो आपकी बढ़ेगी क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल आर डिक्रीजिंग, इससे भी रेशियो आपकी कम हो जाएगी। अदर रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये दोनों सूरतों में आ सकती है पेपर के अंदर, ये कुछ जरूरी नहीं है कि रेशियो इंक्रीज ही हो रहा हो। रेशियो डिक्रीज के सेंस में भी पेपर में आई हुई है, तो आपको उसके हिसाब से भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से अपने क्वेश्चन को मैयर करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से इसको हैंडल करना है, किस तरीके से आपने इसको समझना है। उसके हिसाब से आपने चीजों को लेके चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम। जी 29 है जी, a trader wants to improve his gross margin, how can this be done? ये ट्रेडर है, वो अपना ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव करना चाहता है, तो कैसे ये इंप्रूव होगा? जीपी बढ़ेगा। कब जीपी बढ़ेगा? जब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। रिड्यूस एडमिन एक्सपेंसेस, नहीं, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। रिड्यूस डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, उससे भी प्रॉफिट बढ़ेगा। रिड्यूस रेट ऑफ कैश डिस्काउंट अलाउड, उससे भी आपका प्रॉफिट जो है उसमें इजाफा होगा। रिड्यूस रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, तो उससे आपका ग्रॉस मार्जिन जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आप अपने ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो हाउ कैन दिस बी डन? तो आपका 29 का जो आंसर होगा वो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड जो है वो आप कम कर देंगे। यानी सपोज करें आप पहले आप चीजें बेचते थे $100 का 1 यूनिट बेचते थे, अब आपने अपने ट्रेड डिस्काउंट उस पर आप देते थे 10%, आपने 10% डिस्काउंट कम कर दिया, यानी जो आप अब आप कितने की बेचेंगे? 110 की, क्योंकि आप $100 की बेच रहे थे 10% डिस्काउंट के साथ। अब वो ट्रेड डिस्काउंट आपने रिड्यूस कर दिया, तो आप चीज कितने की बेचेंगे? 110 की, 110 की। जब आप 110 की सेल करेंगे तो योर सेल्स विल इंक्रीज मोर देन द प्रीवियस सेल्स, सो योर ग्रॉस मार्जिन विल आल्सो इंक्रीज। डी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर 29। 30 देखते हैं जी। मीशा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। सेल्स दिए हुए 1000 यूनिट्स एट $10 ईच, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 1000 यूनिट्स एट 4.5 ईच, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5500 का। इन हर सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग, Misha reduced the selling price and sold 1500 units. Her gross profit decreased by 250. There was no change in the cost per unit. What was the total value of sales in the second year of trading? Total value of sales कितनी है second year of trading में? Second year trading में हो क्या रहा है पहले आपको ये देखना पड़ेगा। मीशा ने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी है और 1500 यूनिट्स बेची हैं। तो बेटा देखें हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगी। सेलिंग प्राइस पहले कितनी थी? पहले थी 10, अब सेलिंग प्राइस रिड्यूस अगर हुई है तो, और सोल्ड कितने की? 1500 यूनिट्स, एंड हर ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय 250। नो चेंज इन द कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट में कोई चेंज जो है वो कह रहे हैं नहीं हो रहा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा आपका? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को देखें, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय 250। सर 5750। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं डिक्रीज हो रहा है बेटा, डिक्रीज सर 5250। 5250। कॉस्ट पर यूनिट में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 कितना आता है जी? 1500 into 4.5, that is going to be your cost. सर 6750 जी, तो ये आपकी आ जाएगी 6750, और 5250 में 6750 आप ऐड कर देंगे तो आपका सेल्स का आंसर आ जाएगा तो आपने निकालनी है, और वो कितनी है? 12,000 is सर 12,000 जी, 12,000 is going to be your sales.
अब आपका सवाल उठ सकता है, सर पर एक कंफ्यूजन है हम रिवर्स गए हैं बेटा, हम रिवर्स गए हैं सर। जी। सर यहाँ पर लिखा हुआ देखे ना सर, देयर वाज नो चेंज इन कॉस्ट पर यूनिट, तो मतलब सर हमने 1500 से 4.5 मल्टीप्लाई करना है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यूनिट्स तो 1500 हो गए हैं ना, अब जितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं उतने ही हम मतलब ये के बनाएंगे, इसका मतलब है, समझ आई बेटा? यूनिट्स तो भी हाँ, तो 1000 यूनिट्स के साथ आप 1500 कैसे बेच सकते हैं? तो आप बेच ही नहीं सकते आप, जब तक आप बनाएंगे जी सर। तो आपको करना पड़ेगा, समझ आई बात? ये आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा और आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। तो क्या करेंगे, 5250 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें 1500 इंटू 4.5 कॉस्ट ऐड कर देंगे, तो रिवर्स जाके ऐड करेंगे तो 12000 आपकी सेल्स आएगी, यानी 5250 प्लस 6750 तो 12000 आपकी सेल्स आ जाएंगी। दैट इज द टोटल वैल्यू सेल्स इन सेकंड ईयर, जो कि 12000 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 पे। 31 कहता है जी हमें ए लिमिटेड sorry AB Limited and CD Limited both started business on 1st January with an ordinary share capital of 1 lakh. Neither company had any debenture or loans. Both companies had the same profit in 2019. Only AB Limited paid a dividend. सिर्फ AB Limited ने dividend जो है वो पे की है और किसी ने dividend पे जो है वो नहीं किया हुआ. तो the return on capital employed was calculated using closing capital employed. Return on capital employed हमने निकाला है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमने इसको सॉल्व करना है. ऑर्डिनरी विद एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख है. नाइदर कंपनी हैड एनी डिबेंचर और लोन, इसका मतलब है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख ही है. बोथ कंपनीज हैड द सेम प्रॉफिट. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट AB लिमिटेड ROCE इज करेक्ट व्हेन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ CD लिमिटेड? ओनली AB लिमिटेड पेड ए डिविडेंड. बेटा जब डिविडेंड आप पे करेंगे, जब आप डिविडेंड आप पे करेंगे तो डिविडेंड आप याद रखिएगा कि डिविडेंड हम किस में से पे करते हैं, हम प्रॉफिट में से पे करते हैं, लेकिन बाद में, ठीक है ना. तो विच स्टेटमेंट अबाउट इट इज द सेम एज दैट ऑफ CD लिमिटेड, क्योंकि डिविडेंड हम तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो डिविडेंड से पहले होता है, डिविडेंड तो बाद में माइनस होता है. विच स्टेटमेंट अबाउट AB लिमिटेड ROCE इज करेक्ट व्हेन कंपेयर्ड टू CD लिमिटेड? इट इज द सेम एज दैट ऑफ CD लिमिटेड. ठीक है जी, डिविडेंड का कोई ताल्लुक इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि डिविडेंड एक सेकेंड, हाँ डिविडेंड जो है वो रिड्यूस जरूर करेगा, क्योंकि डिविडेंड आप पे करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि कम हो जाएंगी ना. तो इट इज, जब रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कम आएगा तो हायर आएगी. तो ए आंसर है इसका. थोड़ा समझा देता हूँ आपको, मुश्किल है ना जरा. देखें फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ठीक है जी. अब प्रॉफिट तो आपने जो निकाला है दोनों का सेम है, उसने कहा प्रॉफिट सेम है दोनों का, तो डिविडेंड तो बाद में माइनस होता था, प्रॉफिट की फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए कैपिटल 1 लाख का दिया हुआ है जो उसने बताया है, और कंपनी के पास डिबेंचर और लोन नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स तो है ना. तो रिटेन्ड अर्निंग्स डिविडेंड पे करने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा. तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब आपका कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB लिमिटेड की जो रेशो है कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो ज्यादा होगी. इट इज हायर बिकॉज द डिविडेंड रिड्यूस्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है जी. तो अबाउट AB लिमिटेड की ROCE ज्यादा होगी कंपेयर टू CD लिमिटेड, क्योंकि डिविडेंड की वजह से आपका रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट कम हो जाएगी, और रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट कम होने की वजह से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा. और आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन में नीचे वाली फिगर कम होती है तो आपकी जो रेशियो है वो बढ़ जाती है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब कम होगा, प्रॉफिट सेम रहेगा, तो आपकी रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. तो ROCE AB लिमिटेड की ज्यादा होगी, ये आपने याद रखना है. जी हम आगे देखते हैं जी. नेक्स्ट आता है जी हमारा जरा मिटा दें जी. 32 में देखते हैं जी, विच इंटरेस्टेड पार्टी यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस
टू असेस करंट परफॉर्मेंस, कौन सी ऐसी पार्टी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की यूज करती है करंट परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए एंड प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज, और प्लान करती है फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए। बैंक्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट है या मैनेजर्स हैं? जी कोई भी बता दें। सर डी मैनेजर्स। हाँ, मैनेजर जो होते हैं ना, दे बेसिकली यूज द करंट इंफॉर्मेशन, और वो जो है असेस करते हैं करंट परफॉर्मेंस की और प्लान करते हैं फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए बिजनेस की। बेसिकली ये आपकी जो मैनेजर्स हैं वो आपका आंसर बनेगा, और उसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे कि हम किस तरीके से इसको लेकर जो है वो चलेंगे। तो मैनेजर्स वो लोग हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है या जिनको हमने लिखना है, जो कि हमारी इसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो आगे देखते हैं 33, दैट स्पेशल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड। ये हमारा है मनी मेजरमेंट, क्योंकि स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉइज को आप उसकी मनी वैल्यू कोई नहीं होती, उसको आप मॉनेटरी वैल्यू में उसकी मेजरमेंट जो है वो नहीं कर सकते, इट हैज नो मनी वैल्यू। ठीक है जी। स्पेशल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है जी। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि जो स्किल ऑफ एम्प्लॉय है, टीचर की जो स्किल है, उसको उसकी आप एग्जैक्टली मनी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होता है। 34 है जी, हाउ कैन ए बिजनेस कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, एसेट्स को आपने ओवरस्टेट नहीं करना और लॉसेस को आपने सर लॉसेस को अंडरस्टेट नहीं करना। अवॉइड ओवरस्टेटिंग एसेट्स एंड अवॉइड अंडरस्टेटिंग लॉसेस। आप लिख भी सकते हैं इसको, आप लिखना चाहें तो एसेट्स एंड प्रॉफिट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको, एसेट्स एंड प्रॉफिट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड and liabilities and losses should not be understated. Assets and profits should not be overstated and liabilities and losses should not be understated. आगे next चलते हैं आपके हम। What is not an aim of international accounting standard? IAS का कौन सा मकसद नहीं है, इन सब में कौन सा मकसद IAS का नहीं होता? To ensure accounting standards in different countries agree, to establish an organization to set standards in every country, to make it easier to compare companies' financial statement, to reduce the variety of accounting practices worldwide. D भी सही है, C भी सही है आपका। इसका जो आंसर है to establish an organization to set standard in every country, B गलत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही होती है जो IAS बनाती है। To ensure accounting standard agree in different countries, ये सही है, लेकिन हर कंट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं की जाती स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ओवर हम उसको फॉलो करते हैं और उसी को हम लेकर चीजों को सॉल्व है वो करते हैं। तो ये हमने इसको कंप्लीट सॉल्व किया है अपने पेपर को। और अब ये हमारा अक्टूबर नवंबर जो 11 का पेपर है इसको हम देखते हैं। कि मेरा ख्याल है ये हमने शायद सॉल्व कर लिया है पहले, इसको हमने काफी हद तक सॉल्व किया है। जी सर। मैंने आपसे बेसिकली ये कहा था कि आप लोगों ने मई जून का पेपर सॉल्व करने को मैंने दिए थे, वो आपने किए नहीं किए? मैंने जी सर। वो कहा था ना आपको कि आपने पेपर सॉल्व करने हैं। दूसरा मैंने आपको ये जो है वो बताना था कि आप लोग जो हैं वो रात को हमारी क्लास होती है 9 बजे, उस क्लास में भी आप आ सकते हैं। उसकी लोकेशन मैंने भेजी हुई है आपको। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट क्लास ऑल्सो फिजिकली। फिजिकल भी आप उस क्लास में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल क्लास में आना चाहेंगे तो उसमें कोई बॉदरेशन नहीं है। ठीक है जी। अब मैंने आपको 2 पेपर दिए थे, उसके एमसीक्यूज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी एमसीक्यू जो प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछें। कम से कम आपको पिछले बेटा 4 से 5 सालों के एमसीक्यूज आपको करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। यानी 2021 के कुछ हमने किए थे, कुछ मैं करवा रहा हूँ आपको इस तरह 2020 के अक्टूबर नवंबर के भी और मई जून के भी, और सारे वेरिएंट्स कवर होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई एक वेरिएंट कवर कर लें और आप कहें कि वो काफ़ी है, दैट वोंट बी एनफ। तो आपको सारे वेरिएंट ही कवर करने पड़ेंगे।
तो उसके हिसाब से आपने करना है। इसके मैं एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें, ये भी मुझे लग रहा है कि हमने शायद किया हुआ है पहले। नहीं सर, मई जून 2011 है ये। ब्रैड परचेज्ड a machine for 1000 on 1st January, ending से स्टार्ट कर रहा हूँ। The machine was expected to last for 4 years and have no residual value. On 31st December, the machine cost 1200 to purchase. At which value should the machine be included in the statement of financial position on 31st December? बेटा जितने की आपने खरीदी थी उसी पर रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट कॉस्ट विद 1 year डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 साल गुजर गया है ना, तो करंट कॉस्ट विद 1 year डेप्रिसिएशन आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। करंट कॉस्ट के साथ 1 साल की डेप्रिसिएशन भी आपकी जो है वो आएगी। This statement describes the going concern principle. Accounting methods must be used consistently from one accounting period to the next. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? कंसिस्टेंसी है। It is assumed that business will continue to operate for unforeseeable future. ये आपका सही आंसर बी आंसर है इसका। तीसरा जो है वो आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है और चौथा जो है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है आपका। तो बी आंसर है कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। सर सी वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? कौन सा सर ये सी वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैं सी पूछ रहा हूँ सर, सी वाला। Revenue is earned when legal title to goods passes from the seller to the buyer. Revenue is earned when legal title to goods passes from the seller to the buyer. Realization है, हाँ जी, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है आपका ये। क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपकी चीजें बिक गई हैं और चली गई अगले के पास, तो आप सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। Rashid financial year end on 31st December. He paid rent on 1st February, 1st May, 1st August, and 1st November. An adjustment was made in the income statement for rent prepaid. Which accounting principle was applied? That is matching. वैसे उसे accrual कहते हैं बेटा, लेकिन हम मैचिंग भी इसमें यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। मैचिंग या accrual में कोई फर्क ऐसा जो है वो नहीं होता, उसको हम सेम ही कंसीडर करते हैं। ठीक हो गई जी बात। आगे देखते हैं जी। Which user of accounting statement is interested in the past performance and taking remedial action where necessary? ये भी बेटा कौन है? मैनेजर्स ही हैं हमारे, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस भी देखते हैं, रेमेडियल एक्शन भी लेते हैं, ये भी मैनेजर्स हैं। यहाँ पे भी रेशो आपकी देखें बेटा, करंट रेशो बढ़ रही है, लिक्विड रेशो बढ़ रही है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इंक्रीज जो कर रही है, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? अदर पेबल्स आर डिक्रीजिंग, क्योंकि अदर पेबल्स आपके डिक्रीज करेंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो आपकी रेशो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है वो आपकी इंक्रीज कर रही है। फिर इसमें कहता है जी कि करंट एसेट्स टोटल 16,000 एंड द करंट रेशो वाज 2:1. On 31st December, the current liabilities have increased by 50% and the current ratio was 1.5:1. क्या होगा जी? इसमें क्या हो गया है? करंट रेशो 2:1 थी, 16,000 आपके एसेट थे, अब वो कह रहा है करंट लायबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड बाय 50%। तो करंट लायबिलिटीज बनेगी कितनी? वो बनती है 8,000 की। कैसे निकाला है मैंने निकाला है 16,000 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2/1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x जो है ये आपका आ जाएगा कितना? 8,000। और अब वो कह रहा है कि ये बढ़ गया है, तो आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? 12,000। तो करंट एसेट्स आप निकाल लेंगे x/12,000, ना भी लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आपके पास करंट एसेट्स का आंसर जो है वो आ जाएगा, या x का आंसर भी आ जाएगा, जो भी आप कह लें। कितना आता है जी? 12,000 इंटू 1.5, जी कौन सा आंसर है? 36,000, 18,000 जो बी हमारा जो है वो आंसर आपका जो है वो आ जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया। मुझे आप जो है वो अपना पेपर काइंडली सॉल्व करके भेजें, ताकि उसको जो है वो मैं, बच्चे एकदम गायब क्यों हो गए, ताकि मैं सॉल्व करके आप लोगों को उसको आगे जो है वो करवा सकूं, मजीद आगे उसको हम चला सकें। ठीक है जी, सॉल्व करें पेपर, उसमें जो प्रॉब्लम है पूछें। रात को मैंने बताया आप आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं आप 9 बजे आना चाहें तो, जगह आपको ऑलरेडी पता है। बाकी क्लास हमारी चलेगी, कल मैं क्लास 7 बजे ही लूंगा अपनी, और कल मैंने बताया था डबल क्लास लेंगे, तो कल 7 बजे क्लास में लूंगा। आज मैं समय की जगह चला गया था, इस वजह से फिर मैं टाइम पे पहुंच नहीं सका घर वापस, इसलिए मुझे थोड़ी क्लास लेट करनी पड़ गई।
लेकिन आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है। घर में आप सॉल्व करेंगे पेपर्स तो फिर ही बात बनेगी। जैसे ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? ट्रेड पेबल ओवर क्रेडिट परचेजेस। तो क्या होगा 9765 डिवाइडेड बाय 1,15,000 इंटू 365, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर है, इसको आप सॉल्व करेंगे। परचेजेस निकालनी है आपने, रेवेन्यू दिया हुआ है, पहले मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पेपर मैंने करवाए भी हुए हैं, आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि 2019 के पेपर जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँ 19 की, तो उसकी तरफ हम जो है वो जाएंगे। होपफुली कल 7 बजे मैं एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट कर दूंगा। पेपर करें और मुझसे पूछें जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है ना? सर आप कितने बजे आएंगे उधर? मैं अभी थोड़े तकरीबन आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा। 9:30 तक। हाँ जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।